इस वक्त एक जो सवाल जो आम आदमी के जहन में बहुत ज़्यादा चल रहा है और बहुत ज़्यादा बात भी इस पे हो रही है कि जब ये गवर्नमेंट आई तो इकानमी की क्या सूरत हाल थी और आज क्या सूरत हाल है। और इसी में कहीं निकल आता है कि जो जाने वाली गवर्नमेंट थी पीटीआई की, वो बेहतर थी या ये गवर्नमेंट जो थी ये बेहतर है। और मुझे लगता है कि जो पहला है कि दोनों ही हुकूमतों में आम आदमी को मायूस किया है, क्योंकि हमें जो कंपैरिजन करना होता है वो बुनियादी तौर पे इस तरह से होता है। जब ये हुकूमत आई है तो उस वक्त क्या इकानमी के इंडिकेटर्स थे, इंटरेस्ट रेट क्या था, महंगाई क्या थी, रोज़गार के मौके क्या थे और आज क्या है। लेकिन उसके साथ साथ ही हमें फिर ये भी देखना होता है कि जब वो गवर्नमेंट आई थी 2017 में 18 में, तो उस वक्त की क्या सूरत हाल थी और जब वो गई है तो क्या सूरत हाल थी। तो अगर आप इन दोनों का मवाजना करें तो दोनों ने ही चीज़ों को एडवर्स किया है, दोनों ने ही चीज़ों को अबतर किया है। जब वो आए थे तो इंटरेस्ट रेट जो है वो शायद 6% के करीब था, महंगाई जो है वो 5% के करीब थी। बट जब वो गए हैं तो इंटरेस्ट रेट 12-13% के करीब था, महंगाई जो है वो 13-14% के करीब थी। इसी तरह जब ये आए हैं तो इंटरेस्ट रेट 10-12% के करीब था, जो अब 22% पे चला गया है। महंगाई उस वक्त जो 12-13% पे थी आज 27-28% पे जो चली गई है। रोजगार के मौके उन्होंने भी आईएमएफ को डिले किया, बहुत लेट गए आईएमएफ में, जब आए 7-8 माह का डिले किया। ये गवर्नमेंट जब आई तो इसने भी 6-7-8 माह का जो है वो डिले किया। उसमें भी अगर आप देखें कि जो रुपया है वो 103-4 रुपए से 160-70 पे गया, जब ये आए तो वो 160-70 से 270-80 पे चला गया। तो बुनियादी तौर पे अगर आप पिछले 5-7 साल को जमा कर लें दोनों गवर्नमेंट्स को, तो मेरे नज़दीक जो सबसे अहम जो नुकसान हुआ है वो आम आदमी का नुकसान हुआ है। दोनों हुकूमतों में महंगाई बढ़ी है, दोनों हुकूमतों में आम आदमी को रोजगार के जो मौके हैं वो कम हुए हैं उसमें। लेकिन एक चीज़ जो समझने की ज़रूरत है, अगर खासकर हम इस गवर्नमेंट की बात कर लें, तो इनको जो चंद चैलेंजेस मिले वो शायद ज़्यादा बड़े थे जो उस हुकूमत को जब वो आई तो जो चैलेंजेस मिले। उस हुकूमत को शायद एक मुआशी बहरान तो मिला, जो जाहिर है उस वक्त भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की तरफ जा रहे थे, क्योंकि हम गए नहीं थे लेकिन जा रहे थे। तो अगर हम ये बात मान भी लें कि उस गवर्नमेंट को भी एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस मिला, लेकिन इस गवर्नमेंट को जब ये आई तो साथ ही यूक्रेन और रशिया वार की वजह से बहुत सारे जो कीमतें बढ़ गई ग्लोबल, फ्लड्स आगे बहुत बड़े जिनका जो लॉस है वो कहा जा रहा है कि कोई $30 बिलियन का तो डायरेक्ट उसका नुकसान हुआ है, फसलों का, मवेशियों का और जायदादों का। लेकिन उसके साथ साथ ही उसको दोबारा से बनाने के लिए उन चीज़ों को रिहेबिलिटेशन जिसको हम कहते हैं, उस पर कहा जाता है कि 15 से 16 बिलियन की लागत की ज़रूरत होगी। तो वो कह लें कि $46 बिलियन का वो लॉस हो गया उसके अंदर। तो ये नए चैलेंज, इस तरह जो एक आईएमएफ के साथ जो बेयकीनी की सूरत हाल थी वो इस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा चैलेंज रहा, जो उस गवर्नमेंट को नहीं था जब वो आई, क्योंकि उस वक्त आप एक नए आईएमएफ के प्रोग्राम में जा रहे थे नेगोशिएट करने के लिए। लेकिन यहाँ आप एक पटड़ी से उतरे हुए प्रोग्राम को ला रहे थे। हमने फ्रीज कर दिया मार्च में, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो हमने उसको फ्रीज किया, और उसके बाद आईएमएफ के अंदर वो बेयकीनी की सूरत हाल हुई कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा उसको वापस लाने में, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक बेयकीनी सियासी केओस जिसको हम इंतशार कह लें कि वो मार्केट के अंदर जो है वो रहा उसके साथ। लेकिन एक चीज़ जहाँ मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट, खासकर मैं इस गवर्नमेंट की बात करूंगा, जहाँ पे ये बेहतर कर सकती थी वो महंगाई को कंट्रोल करना था। बहुत सारे ऐसे इकदाम लिए जा सकते थे कि जहाँ पे मसनूई ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मसनूई मुनाफाखोरी, इन चीज़ों को बेहतर अंदाज में अगर मैनेज किया जाता तो शायद जो आम आदमी है उसकी जो ज़िंदगी है वो थोड़ी सी बेहतर होती कम अज़ कम। जो आज उसको महंगाई मिल रही है, खासकर जो खाने पीने की चीज़ों की जो महंगाई मिल रही है। दूसरे नंबर पर मुझे लगता है कि इस गवर्नमेंट ने आईएमएफ का जो 9th रिव्यू था वो डिले किया। हमें छठे और सातवें की तो समझ आती है कि नई नई गवर्नमेंट आई थी, पेट्रोल प्राइसेस को रिवर्स करना था जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन 9th रिव्यू में हमें कोई समझ नहीं आती है कि वो क्यों डिले हुआ। 2-2.5 माह का डिले हुआ उसको स्टार्ट करने में, और फिर उस पर बहुत एक लंबा अरसा गुजर गया, जिसकी वजह से अगेन मार्केट के अंदर रुपए पे प्रेशर रहा, जिसका महंगाई पे असर आया। तो मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद, जो कि इसको मिले भी, जो इसके कंट्रोल में भी नहीं थे, जो बाहर की कीमतों का बढ़ना, जो फ्लड्स का आना, वो ज़ाहिर है इसके कंट्रोल में नहीं थे। लेकिन अगर ये बर वक्त फैसले लेती, वक्त पे आईएमएफ के प्रोग्राम में एंगेज होती, 9th रिव्यू को टाइमली स्टार्ट करती,
तो शायद ये प्रोग्राम वक्त पे कंप्लीट होता, और वो जो उस दौरान जो प्रेशर रहा हमारे रिजर्व्स के ऊपर, रुपए के ऊपर, और उसका असर फिर मार्केट पे आया और फिर आम आदमी पे आया, शायद उससे हम जो है वो बच सकते थे। तो ओवरऑल अगर आप कहें तो ये एक मिला जुला रुझान है दोनों ही हुकूमतों में। आम आदमी जो है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नुकसान में रहा है, और उसके ऊपर जो उसकी कुव्वत ख़रीद है वो बहुत ज़्यादा कम हुई है। एक तरफ तो उसकी आमदन के मौके कम हुए, और दूसरी तरफ जो महंगाई है वो हुई बहुत ज़्यादा। लेकिन इससे बड़ा जो अहम सवाल है वो ये है कि आने वाली जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए आम आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए। मेरे नज़दीक, मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आने वाली गवर्नमेंट का क्या एजेंडा होना चाहिए। मेरे नज़दीक आने वाली गवर्नमेंट की सबसे पहली प्रायोरिटी आम आदमी की, जो बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई है कुव्वत ख़रीद, उसको प्रोटेक्ट करने पे, उसको करने के लिए, उसको रिलीफ देने के लिए होने चाहिए। 3 बुनियादी इक़दाम हैं जो आने वाली गवर्नमेंट को पहले दिन लेने चाहिए। नंबर 1 कि जो सोशल सेफ्टी नेट्स हैं, जो सोशल प्रोटेक्शन का सिस्टम है, उसको, उसका दायरा कार थोड़ा बढ़ाया जाए, क्योंकि 25 से 30% की जो महंगाई है उसने अच्छे भली मिडिल क्लास को भी गुर्बत की सतह से नीचे ला दिया है। उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको लाया जाए। टारगेटेड सब्सिडीज़ को स्ट्रॉन्ग किया जाए। अगर आपको पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं तो आप डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र से, जो 20% नीचे वाला 40% तबका है, जो पिसा हुआ गरीब तबका है, जो 50-60 हज़ार रुपये से कम कमाने वाला तबका है, आपको उसको कैश की सूरत में डायरेक्ट ट्रांसफर्स दें, डायरेक्ट जो रिलीफ है वो उसको दें उसके। तीसरा जो मुझे लगता है कि रोज़गार के मौके पैदा करने होंगे आने वाली गवर्नमेंट को, और उसके पास चूँकि एक नया मैंडेट होगा, नया विजन होगा, नया फोकस होगा और ज़्यादा टाइम होगा, तो उसको एग्रीकल्चर से स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि अगले 2 से 3 साल में मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान में कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो सकती है आम आदमी के लिए, वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ एसएमईज़ सेक्टर है। तो इन 3-4 चीज़ों को मिला के आई थिंक जो पहला फोकस आने वाली गवर्नमेंट का होना चाहिए, वो आम आदमी को जो रिलीफ है वो देना चाहिए। क्योंकि हमें आईएमएफ में शायद दोबारा जाना पड़ेगा, इसलिए ज़रूरी होगा कि अगर आप आईएमएफ की पॉलिसीज़ को लेके आ रहे हैं जो ज़रूरी हैं हमारे लिए, तो साथ ही साथ उन पॉलिसीज़ को भी लाइए कि आईएमएफ की पॉलिसियों की जो कीमत है वो गरीब आदमी को ना देना पड़े जो पहले से ही पिसा हुआ। थैंक यू।